सायस्त्रा के फाउंडिंग बैच के साथ टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। हमें आइसर के बारे में इतना आइडिया नहीं था सायस्त्रा ज्वाइन करने से पहले। ऑल थैंक्स टू विवेक भैया कि मैं आज आइसर पुणे में बैठा हूँ। थ्योरी जितनी मर्जी अच्छी आती हो, अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। कोई तुम्हें पूछेगा नहीं कि लॉ स्टेट करो या थ्योरम डिराइव करो, ये सब कोई नहीं पूछेगा। क्या मैसेज देना चाहोगे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं आईआईटी के, आइजर के, रिसर्च के इन जनरल? सच्चाई बताऊंगा, इट इज नॉट एज इजी एट इट साउंड्स कि अंदर आइसर में आ तो गए पर फर्स्ट 2 इयर्स में आपको पून फीडिंग की जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। यू नीड टू अडेप्ट योरसेल्फ। बहुत लोग ना कंफ्यूज हैं, जेई की भी कोचिंग कर रहे होते हैं या नीट की भी, फिर आईआईटी की सायस्त्रा से भी हम पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता उनको कि कौन सी चीज़ प्रायोरिटाइज करूँ। प्लीज ऐसा मत करना, काफी लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं। तुम्हें जेन्युइन इंटरेस्ट है, मोटिवेशन है साइंस परस्यू करने की, तभी ज्वाइन करो। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है, काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हाय बच्चों, आज का पॉडकास्ट ना बहुत ही अलग होने वाला है और धमाकेदार होने वाला है, राइट गाइस? बिल्कुल। क्योंकि हम हैं सायस्त्रा के फाउंडिंग बैच के साथ। 2021 में जब हमने हॉस्टल रूम से नाइजर की शुरुआत की थी, गूगल मीट में क्लासेस करते थे, तुम लोग आंसर कॉपी पे लिख के फोटो खींच के भेजते थे, हम चेक करते थे पेन पेपर की तरह, राइट? वो जर्नी जो थी, एक नॉस्टैल्जिक मेमोरीज हम रिकॉल करने वाले हैं। और अभी हम लोग काफ़ी मज़े कर रहे थे बिफोर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट। सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स। सभी स्टूडेंट्स, अभी आप जो देख रहे हो, आइजर पुणे में है, द टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च इन द कंट्री। एंड ये लोग 4th ईयर में हैं अभी। 2021 का बैच है भाई, 4th ईयर तक पहुंच गया, अभी 1 साल में ग्रेजुएट होने वाले हो। और मैं पहली बार मिलने आ रहा हूँ तुम लोगों से, राइट? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पीयूष भाई ने बहुत ध्यान रखा, मतलब जब से हम आए हैं तो इतना ज़्यादा, रोज़ हम लंच डिनर पीयूष के साथ ही कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले मम्मी जी का कॉल है क्या? हाँ, घर से, सॉरी साहब। हाँ, जरा लोगों को पता लग गया लग रहा है। पक्का मम्मी का है किसी और का है? नहीं, घर से। तो पहले तो आप लोग एक एक करके बताओ कि आप लोग कहाँ से हो और हमारे साथ कैसा था आपका जर्नी। So hi everyone, myself Piyush Verma and I am a 4th year BSL student at ICER। और हम सब ने अपनी आइसर की जर्नी सायस्त्रा से ही शुरू की थी। जैसे कि मैं अपनी पर्सनल जर्नी बताऊं तो मैं अपनी पर्सनल जर्नी बताऊं तो इनिशियली मैं जेई और नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था ड्यूरिंग माय 12th एंड माय गोल वाज टू गेट इनटू आइसर। सो पहले आइसर के बारे में रिसर्च की, नाइसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आईएससी है। सो बट कोई भी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, है ना? जैसे कि हम गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं कि आइसर और नाइसर के बारे में इतना क्लियर कोई बता नहीं पा रहा था। तो विवेक भैया की वीडियो मिली हमें यूट्यूब पे, तो वहीं से स्टार्ट की हमने आइसर की जर्नी। विवेक भैया की वीडियो देखी, सायस्त्रा। तो जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो विवेक भैया ने फर्स्ट टाइम मॉक टेस्ट सीरीज़ निकाली थी, मुझे याद है। तो हम सब ने मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है भैया की ली थी और काफ़ी मदद हुई उससे आइसर का एग्ज़ाम आईआईटी क्लियर करने में। और मतलब बेसिकली हमें आइसर के बारे में इतना आइडिया नहीं था सायस्त्रा ज्वाइन करने से पहले। और विवेक भैया ने काफ़ी मदद की हमारी, और कि कैसे आइसर इंस्टीट्यूट्स, आइसर, नाइसर, आईएससी की ये रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, इनमें ये सब होता है। भैया अपनी भी हॉस्टल की रूम की टूर वीडियो दिया करते थे, कैंपस टूर की वीडियो दिया करते थे। और फर्स्ट बैच जो मेरे को याद है हमारा स्पार्टन बैच के नाम से फेमस है भैया, है ना? स्पार्टन बैच। तो वही हम कुछ लोग थे स्पार्टन बैच में, मॉक टेस्ट सीरीज ली थी हमने। और तुम लोग सभी दोस्त थे उस पे, जी। बहुत ही छोटा सा टेलीग्राम कम्युनिटी थी हमारी एक छोटी सी, जो कि अभी काफी बड़ी हो चुकी है, काफी ग्रो हो चुकी है।
अभी हजारों में चल रहा है उसका नंबर। वही सो पहले छोटी सी कम्युनिटी से स्टार्ट हुआ था, 10,000 10,000 है, 10,000 से ज्यादा है उससे ज्यादा ही है जी। तभी हंड्रेड्स में है ऐसे। हाँ हाँ। 2150 के आसपास मेंबर्स थे हम सारे, याद है। और सभी वहां से दोस्त हो, राइट? टेलीग्राम से ही, टेलीग्राम से आगे चल के व्हाट्सएप के नंबर मिले, मेरे दोस्त बने यार। फिर आइसर में मिले हम, वही राइट। सो पूरा का पूरा जो बैच ही था, ऑलमोस्ट आधा बैच आ गया था जितना मुझे लग रहा है। और सब दोस्त थे, एक दूसरे को पहले से जानते थे, काउंसलिंग में हेल्प कर रहे थे, राइट? किसी के 1-2 राउंड आगे पीछे हो रहे थे तो परेशान नहीं हो रहे। जैसे अनिर्वन को फर्स्ट राउंड में मिला था आई गेस, हाँ, तो मेरे को 3rd या 4th राउंड में आया था। एंड फिर पूरा ग्रुप इसके लिए टेंस था। ये शायद फर्स्ट राउंड में तुझे मोहाली मिला था, मोहाली, सेकंड राउंड में कोलकाता मिला था, फिर थर्ड राउंड में पुणे मिला। जब तुझे मिला, इसका स्पेशली कॉल आया मुझे कि भाई मिल गया फाइनली, अब मिलेंगे, खेलेंगे क्रिकेट वगैरह। क्या बोल रहा था? वही कि ऐसे इसको फर्स्ट राउंड में मिल गया था, मेरा सेकंड राउंड में हो गया था। फिर हम ऐसे 3-4 लोग पीयूष के लिए बड़े टेंस थे, इसको कब मिलेगा, इसको कब मिलेगा। फिर शायद इसका 3rd या 4th राउंड में हुआ था, तब इसका ऐसे टेक्स्ट आया था, भाई हो गया। फिर पूरा ग्रुप ऐसे यार ये बहुत एक्साइटेड हो गया था। अच्छी चीज थी उस टाइम पे, क्योंकि अभी जैसे कंपटीशन है ना, लोग बच्चों को लगता है मेरा हो जाए, इसका ना हो, इसका ना हो। उस टाइम पे अपना इतना छोटा सा जो कम्युनिटी का बैच था एकदम, उसमें लगता था यार इसका नहीं हुआ ना बुरा लगता था। मतलब कि मेरा हो गया या इसका हो गया, यार एक राउंड आ रहा है, लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, फिर उसमें और लिस्ट आ रही है, फिर भी नहीं हुआ, तो दूसरे के लिए बुरा लगता था, राइट? ये वो बैच है, आपको बताता हूँ मैं। नहीं, हमारा काफी इंक्लूसिव ग्रुप था हमारा, सबको, सब एक दूसरे के लिए वैसे ही थे कि सबका हो जाए तो एक दूसरे का डाउट क्लियर करते थे, पढ़ाते थे, समझाते थे, क्लास में आते थे साथ में। इंटरेक्शन सेशंस भी हुआ करते थे हमारे गूगल मीट के थ्रू, गूगल मीट पे होते थे। फिर नॉर्थ के लोग भी कम है, हम कुछ ही लोग थे जो हम कुछ ही लोग थे जो नॉर्थ के थे, तो और थोड़ा बॉन्डिंग हो गया था। अच्छा था। एक बार तुम लोग बताओ ब्रीफली कहाँ से हो? सो मेरा होम टाउन लुधियाना में है, पंजाब। आई एम फ्रॉम लुधियाना, पंजाब, एंड आई एम अ 4th year BSMS student, और done my BS majors in biological sciences, and I'll be pursuing my MSCs in data science. So I am Anirvan Mukherjee. So basically I am from खड़गपुर, वेस्ट बंगाल, बट मेरा स्कूलिंग वगैरह सब कुछ हरियाणा में हुआ है। सोनीपत करके छोटा सा एक शहर है, वहाँ से हूँ मैं। तो प्रेपरेशन वगैरह मैं सब वहीं से की है। और प्रेजेंटली आई एम इन 4th year, आई एम डूइंग केमिस्ट्री मेजर्स, एंड आई विल बी डूइंग माई मास्टर्स थीसिस ऑल्सो इन केमिस्ट्री। So I am Tushar Mudgal and I am from Delhi. So मैं भी 4th year BSMS student and my major is physics and I am doing research in cosmology. And वैसे था, मेरी जर्नी भी यही थी कि मेरे को ऐसा JEE नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, पर मेरे को इंजीनियरिंग करनी नहीं थी। देन आई गॉट टू नो अबाउट आइजर। फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो इतना कुछ था नहीं उस टाइम पे यूट्यूब पे या गूगल पे भी। देन वन रैंडम डे मैं भैया के चैनल पे आया, देन आई रियलाइज ही वाज वन ऑफ द ओनली वंस जो इस बारे में पूरा डालते थे, आइजर और नाइजर के बारे में। फिर यही सब इनको फॉलो करना स्टार्ट किया। फिर मैंने नेस्ट दिया था, उसके बाद IIT से पहले नेस्ट हुआ था। फिर मैंने वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी, वो करते करते बहुत हेल्प किया उस टेस्ट सीरीज़ ने, एंड देन आई फाइनली क्रैक्ड IIT, नाइसर पुणे हो गया। पर तुम लोगों को तो फिर पता चला था ना IIT के बारे में, उसके पहले ही क्या तैयारी कर रहे थे, JEE की, नीट की, और क्यों अब तो आइजर पहुंच गए हो, तब क्या सोचा था कि भाई इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कैसा था जर्नी? एक एक करके बताओ। इसका मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं आई वॉज इन टू कोचिंग फ्रॉम 9th क्लास, तो मैं उससे पहले बहुत इनडिसाइसिव था, क्योंकि पेरेंट्स स्टार्टिंग में 10th से पहले चाह रहे थे कि मैं डॉक्टर बनूं। फिर 10th के एंड तक आते आते ये हो गया था कि मुझे बायोलॉजी उतना पसंद नहीं है, तो देन आई वांटेड टू शिफ्ट टू इंजीनियरिंग साइड। बट देन इन द मिडल ऑफ 11th आई अंडरस्टूड कि मुझे ये फाइनलाइज नहीं हो रहा है कि मैं क्या स्ट्रीम, क्या ब्रांच लेके मैं आगे बढ़ सकता हूँ। बट बैक ऑफ द माइंड बाई 11th एंड आई अंडरस्टूड कि केमिस्ट्री वॉज समथिंग विच आई कैन डू एटलीस्ट फॉर 10-15 years। आई डोंट नो उसके बाद मेरा दिमाग क्या रहता है, लेकिन केमिस्ट्री इज समथिंग विच आई कैन डू। तो इसलिए मैं केमिकल इंजीनियरिंग का सोच रहा था। बट लेटर आफ्टर लाइक टुवर्ड्स द एंड ऑफ 12th आई रियलाइज कि केमिकल इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री नहीं होती उतनी। देन आई रियलाइज कि मुझे और चीज़ें सोचनी पड़ेगी जिसमें मुझे केमिस्ट्री पढ़ने का मुझे मौका मिले। तो मेरी दिस क्रेडिट गोज टू माई मदर। मेरी मम्मी यूट्यूब स्क्रॉल कर करके उन्हें पता चला कि आईसर्स, IISc ऐसी चीज़ें होती हैं, उसके थ्रू मैं KVPI का एग्ज़ाम दिया।
बट सैडली मैं क्लियर नहीं कर पाया था KVPY 11th में, 12th का भी नहीं कर पाया था. फिर IIT वॉज अ नेक्स्ट स्टेप दैट आई कैन डू. तो थ्रू विवेक भैयाज, विवेक नाइसर नाम का जो यूट्यूब चैनल था उसके थ्रू चला, उस मम्मी ने देखा, मम्मी के थ्रू मुझे पता चला. फिर उसके बाद बात बनी, फिर IIT का एग्जाम दे दिया. और हमारे टाइम पे टाइम ऐसा था कि JEE एडवांस से पहले ही आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट का आंसर की भी आ गया था. तो मैं एग्जाम देने से पहले तक ही श्योर था कि मेरा तो हो ही जाएगा. फिर अखिल भैया से बात करके अखिल भैया ने भी मुझे एश्योरेंस दे दिया था कि तुझे तो आइसर पुणे मिल ही जाएगा, तो लोड मत ले. तो दिस वाज बेस्ड ऑन द मॉक टेस्ट स्कोर्स एंड जो एग्जाम के स्कोर था, हम कैलकुलेट कर भाई बैठ के कितनी पूछते थे, कितना आया नंबर, कैसा चल रहा है, क्या वीक है, क्या स्ट्रांग है. या तो मेरा जर्नी कुछ ऐसा था. नाइस. तो अपने बारे में बताऊं तो इनिशियली मैं JEE नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, पर मेरे को शुरुआत से क्लियर था कि ना ही मेरे को इंजीनियरिंग में जाना है, ना ही मेरे को मेडिकल फील्ड में जाना है. सो आई वॉज लाइक इनिशियली कंफ्यूज कि विच फील्ड शुड आई चूज. सो मुझे आइसर नाइसर के बारे में पता लगा पहले थ्रू KVPY कि आइसर और नाइसर ISC जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं. सो माई इंटरेस्ट इंक्लाइन टूवर्ड रिसर्च. एंड उसके बाद विवेक भैया की वीडियोस देखी, विवेक नाइसर जो नाइसर के बारे में बता रहे थे, आइसर के बारे में बता रहे थे. सो आई गॉट टू नो अबाउट द IIT एग्ज़ाम कि आइसर भी एग्ज़ाम है. सो मैंने JEE नीट नेस्ट IIT सब एग्ज़ाम्स दिए थे. एंड JEE नीट भी क्वालिफाई हो गया था, उसमें भी एम्स वगैरह और NIT वगैरह मिल रहे थे. क्या रैंक था मेंस एडवांस? और मैंने नीट में नीट दिया था, तो नीट में अराउंड 615 मार्क्स थे मेरे. 615 650 650 2021 में. 2021 मतलब बहुत बढ़िया कॉलेज मिल जाता है, राइट? जी. मतलब काउंसलिंग वगैरह तो की नहीं मैंने, बस रिजल्ट ही देखा था. और JEE मेंस दिया था मैंने, उसमें 99 परसेंटाइल थी. और IIT दिया मैंने उसके बाद, तो उसमें लग रहा था कि IIT क्लियर हो गया है, आइसर पुणे मिल सकता है. उसके बाद मैंने JEE एडवांस दिया नहीं. या सो मतलब नीट और JEE में जाने का रीज़न यही था कि ना ही मेरे को इंजीनियरिंग करनी थी और ना ही मेरे को मेडिकल फील्ड में जाना था. अगर नहीं पता चलता आइसर के बारे में जी तब क्या करते? अगर आइसर के बारे में नहीं पता चलता तो शायद मैं JEE या नीट में किसी की एक काउंसलिंग करके किसी एक फील्ड में चला जाता. सो ऑल थैंक्स टू विवेक भैया कि मैं आज आइसर पुणे में बैठा हूँ. ऑल थैंक्स टू हिम आज हम सब यहाँ में क्योंकि ये तब की बात है जब शास्त्र भी नहीं था, इसलिए नाम इजाद भी नहीं हुआ था. तब स्पार्टन थे. तब मैंने मूवी देखी थी 300 स्पार्टा. अच्छा, तो इससे नाम आया स्पार्टन. दिस इज स्पार्टा. हम तो स्पार्टन योद्धा है, वॉरियर. ओह गॉड, मुझे याद तो वही हॉस्टल से. बिल्कुल. तुम बताओ भाई. मेरा तो था कि मेरे को 11th में थोड़ा हिट हुआ था, मेरे को एस्ट्रो में बहुत इंटरेस्ट था. तो मुझे था कि मुझे एस्ट्रो की फील्ड में ही जाना है. और JEE नीट की कोचिंग चली रही थी, बट मैं ऐसे लग नहीं रहा था कि इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ. सो फिर मुझे कोरा पे कोई तो एक इसरो का साइंटिस्ट मिला था, उनसे थोड़ा बात करा तो उन्होंने आइजर और नाइजर के बारे में बताया कि ऐसे इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट करते हैं, उनके बारे में देखो. फिर गूगल पे थोड़ा स्क्रॉल किया तो इतना कुछ था नहीं उनके बारे में. फिर वही जैसे बताया यूट्यूब पे थोड़ा देखा, फिर विवेक नाइसर एक चैनल मिला, फिर उसमें पता चला कि हाँ ऐसे एडमिशन टेस्ट रहता है ये सब वगैरह. फिर तैयारी स्टार्ट करी एंड होपफुली एग्ज़ाम क्लियर करके हो गया, आ गया ऐसे पुणे में. नाइस. अभी मेरे को ये जानना है, जब पता तो चल गया और प्रिपरेशन करनी है, राइट, प्रिपरेशन फेज कैसा रहा तुम लोगों का? क्योंकि नंबर नहीं आते या बैकलॉग रहते हैं बच्चों के, परेशान है, रिवाइज करे, पढ़ते तो भूल जाते हैं, इनऑर्गेनिक याद नहीं होती, ऑर्गेनिक समझ में नहीं आता, राइट. फिजिक्स में बहुत लोगों को रोटेशन मोशन इन सब में दिक्कत होती है. तुम लोगों के क्या वीक एरियाज थे, कहाँ स्ट्रगल था तुम लोगों का प्रिपरेशन? तो मेरा मेन वीक पॉइंट वाज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. वो मैं कार्बन को देखते मेरे को ऐसे वो तारे ज़मीन पर ईशान था ना, उसको ऐसे नाचते हुए दिखते हैं, वो सब होता था मेरे साथ. फिर केमिस्ट्री में फिर ज़्यादा ऐसे फिजिकल और इनऑर्गेनिक पे फोकस रखता था. एंड फिजिक्स में भी सब कुछ सही चल रहा था. फिर एक दिन रोटेशनल फिजिक्स स्टार्ट हुआ एंड उसके बाद जो दिमाग घूमना स्टार्ट हुआ था. फिर वो करते ऊपर से हमारा ऐसे लॉकडाउन बैच था, तो घर पे सब कुछ ऑनलाइन चलता था, वो और फ्रस्ट्रेटिंग था. फिर बस करते रहे. लेकिन उस टाइम पे आइजर बहुत नया था, तो हमें पता भी नहीं था कि कैसे क्वेश्चंस आएगा, क्या होगा. वो तो होपफुली भैया ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी थी, क्वेश्चंस का थोड़ा पता लगा, वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो गया, हाँ चलो ऐसा है तो कर सकते हैं. ये ऐसी थी जर्नी.
मेरा ऐसा था कि केमिस्ट्री अच्छा लगता था, तो केमिस्ट्री में ऐसा दिक्कत नहीं आती थी। फिजिक्स भी सेकंड प्रायोरिटी पे था, फिजिक्स भी। मुझे दिक्कत आती थी मैथ्स में। मतलब पीसीएम स्टूडेंट था मेरे पास बायोलॉजी, लेकिन मेरे को मैथ्स ज़्यादा पसंद थी, तो मैथ्स करता था, बायोलॉजी करता था। तो लेकिन चैप्टर सारे पढ़ के गया था मैथ्स में, लेकिन हुआ जितना जितना बायोलॉजी में भी हुआ। कुछ क्वेश्चंस तो मॉक टेस्ट का ही रिपीट हो गया था, जैसे वो पैलिंड्रोम एक सीक्वेंस वाला TAGGC वाला सेम क्वेश्चन वो आ गया था हमारे उसमें एग्जाम में भी आ गया था। तो वहीं से 3 नंबर, तब तो 3 नंबर का 3 नंबर फ्री के उधर मिल गए थे। तो लास्ट तक आते आते ऐसा हुआ कि मैथ्स और बायो में सेम ही मार्क्स आ गए पीसीएम पढ़ने के बाद भी। तो बाकी तो ऐसा ही था। हाँ, तू पीसीएम था? बायोलॉजी था लेकिन कम पढ़ता था। अच्छा, नहीं हाँ, पढ़ता, हाँ। लेकिन फिर भी स्कोर कर लिया। हाँ, तो देखा जाए तो बायो में 18 थे और मैथ्स में 21 थे, तो मोर और लेस बराबर ही थे। तो अगर बायो नहीं पढ़ता तो हाँ। शायद पुणे हाँ, नहीं मिलता। मुश्किल होता, क्योंकि तब मुश्किल होता। वो 18 नंबर मैटर करते हैं। पुणे के लिए तो मैटर करते हैं। हाँ। सो मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो मैं आई वाज अ PCMB स्टूडेंट, बट मैथ्स मेरे पास एडिशनल था। लाइक स्कूल में एग्जाम्स लेते थे वो, बट पढ़ाते नहीं थे। और मैं कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी मैंने कभी भी, तो सेल्फ स्टडी करता था। और PCMB था, पर मेरे को फिजिक्स से डर लगता था पहले काफ़ी। जब लॉकडाउन था तब मैं तैयारी कर रहा था अपने आप से ही, तो फिजिक्स से मेरे को थोड़ा डर लगता था। फिजिक्स मेरे को आती नहीं थी, तो मैंने अलग सर से फिजिक्स पढ़नी शुरू की जब उनका भी शुरू हो रहा था फिजिक्स वाला। तो अलग सर से पढ़ा, यूट्यूब चैनल पे उनके। तो फिजिक्स की प्रिपरेशन काफ़ी स्मूथ हो गई उसके बाद। सो पेपर आते आते आई वाज कॉन्फिडेंट कि हाँ हो जाएगा अब। और बाकी IIT में तो क्वेश्चंस का पहले आइडिया था नहीं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और PCMB 4 सब्जेक्ट आएंगे, ये भी था। तो मैथ्स इतना पढ़ा नहीं था पहले से ही। सो सहसा मेरे को याद है, सौम्या भैया थे, उन्होंने कुछ टॉपिक्स बताए थे कि मैथमेटिक्स में ये टॉपिक्स करके चले जाना, काफ़ी कुछ सवाल कर लोगे और काफ़ी लोगों से आगे एज हो जाओगे, काफ़ी आगे निकल जाओगे, है ना। सो उन्होंने कुछ टॉपिक्स बताए थे, मैं वही टॉपिक्स करके गया था मैथ्स के लिए। और उस टॉपिक में से करीब 5 से 6 क्वेश्चन आए थे, और 5 से 6 क्वेश्चन मेरे सही हो गए थे। वो मैंने वही अटेम्प्ट किए थे मैथमेटिक्स में। 5 से 6 क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से। जी, अभी हमने निकाली है लिस्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। पढ़ लो उसको। भैया का आता था हर सब्जेक्ट का। PCM स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी के कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स के चैप्टर पढ़ने चाहिए। वो सब था। काफी फायदेमंद लगते हैं। फ्री है पूरा PDF। वो याद है मुझे, सारे मेंटर्स हमारे ऐसे टाइम- बताते थे, वही 2-3 ऐसे हर सब्जेक्ट में ऐसे, ये सब तो करके ही जाना है, वो आते ही थे। सो वही फिर काफी मदद हुई उन क्वेश्चन से, और स्कोर अच्छा हो गया। मैं तो ऐसे सीधा पूरे सीधा मिल बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन रिपीट ही हो गया था जितना मेरे को याद क्वेश्चन तो है। नहीं। अभी मेरे को इतने क्या पता और भी होंगे, मेरे दिमाग में नहीं आ रहे, एक आ रहा था तो मैंने बता दिया वो चीज। कोविड-19 का वायरस के ऊपर भी एक चीज था, वो आकाश भाई का। कोविड के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन दिया था मॉक टेस्ट में। हाँ, mock test टेस्ट का में question दिया था, वैसा ही आया था। अच्छा, तो ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ बैकलॉग बहुत ज्यादा है, किसी का था बैकलॉग? मेरा था, सबका ही होता है, जो backlog तो रहता है। होता सबका ही है, पता तो नहीं है, बैकलॉग तो रहता ही है। कैसे क्लियर किया बैकलॉग, एक करके बता दो, क्योंकि कम टाइम रहता है ना, 2 महीने तो क्वेश्चन करे, अब बैकलॉग जो छूटा वो करे। देखो मेरा तो ऐसा कहना है कि जो अब जैसे लास्ट मोमेंट पे जब है, तब PYQ करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, वो बेटर ऑप्शन होता है। वन शॉट, आजकल बहुत सारी वन शॉट वीडियोस हैं, यहाँ भी है और बाकी चैनल्स में भी है, तो वो देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। कोई तुम्हें पूछेगा नहीं कि लॉ स्टेट करो या थ्योरम डिराइव करो, ये सब कोई नहीं पूछेगा। एग्जाम में क्वेश्चंस आने चाहिए, सॉल्व करने आने चाहिए, उसके लिए तिगड़म लगाए करो। MCQ ही है। हमारे टाइम पे तो देखा जाए तब 1/3 नेगेटिव मार्किंग था, +3 और -1 था। अभी चलो रिलैक्स होके वो +4 -1 हो गया, -1 हुआ। तो इट्स बेटर फॉर यू। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, उसी से चीजें हो जाएंगी। क्वेश्चन टू थ्योरी अप्रोच याद है? मैं तो वही करता था। वही क्वेश्चन मैं भी वही इन्वेंट किया हूँ, तुम्हारे बैच में इन्वेंशन हुआ है। एक ये बताते थे इंटरेक्शन सेशंस में पूरे क्वेश्चन थ्योरी प्रैक्टिस पूरे चैप्टर तो होंगे नहीं, टाइम नहीं होता है। अभी कौन सा अप्रैल लगने वाला है, मार्च खत्म होने वाला है। मई में ही एग्जाम है। मई में एग्जाम है।
नहीं, मुझे याद है मेरा ऐसे एग्जाम से 2-3 महीना पहले बहुत ज़्यादा ऐसे फटी हुई थी, तो मैंने भैया को ऐसे रैंडम टेलीग्राम में मैसेज भेज दिया था, भैया बहुत डर लग रहा है, क्या करना चाहिए। भैया ने फिर यही बोला, क्वेश्चंस टू थ्योरी जाओ, मतलब क्वेश्चंस करो, फिर थ्योरी देखो कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा, और पीवाईक्यू जितना हो सकता है उतना सॉल्व करो। एंड वही सबसे ज़्यादा हेल्प किया, पीवाईक्यू से ही तुम्हें ऐसे पूरा रियल पिक्चर मिल जाती है कि पहले हाँ, थियरी नहीं पढ़े हो। वही पीवाईक्यू से रियल पिक्चर question मिलती है। हाँ वही एग्जैक्टली, आई थिंक क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द मेन की। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितने ज़्यादा करोगे उतना तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आएगा। मॉक टेस्ट जितने सॉल्व करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में क्या होता है ना, क्वेश्चंस इधर की इधर ही ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो अगर एक साल का ये है, अगले साल का ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, वो बहुत रिलेटेबल है। और इनके पास एक्सपीरियंस है 4-5 सालों का, तो ये तुम्हें बता देंगे कि ऐसे ऐसे करो, इस साल ऐसा है तो अगले साल वैसा आएगा। मोर और लेस वैसे ही घूमता रहता है। अच्छा, लेकिन ये चीज क्लियर हुआ कि भले बैकलॉग्स है, हाँ थोड़ा थोड़ा कवर करो, लेकिन फिर भी क्वेश्चन करो, फिर भी क्वेश्चंस करो। नहीं पढ़े हो टॉपिक फिर भी पढ़ो, क्वेश्चंस तो और करो। नहीं आया तो बाद में पढ़ लेना, जिसका क्वेश्चन आया वो पढ़ो। वही अब क्वेश्चन तो कर रहे हैं, मॉक टेस्ट कर रहे हो, पीवाईक्यूज कर रहे हो, जब पढ़े नहीं है टॉपिक तो छोड़ना पड़ता है, या नेगेटिव मार्क्स आ जाते हैं। तुम लोग के साथ हुआ ये? हाँ, और तब क्या करते हुआ हो? था। ये पढ़ा नहीं है इसका मतलब ऐसा नहीं कि जीरो नॉलेज है। स्कूल लेवल का तो पढ़ा हुआ है, बोर्ड के लिए पढ़ा हुआ है। और होता क्या है, अगर टेस्ट देने के बाद जब एनालिसिस करते हो, वो क्वेश्चन सपोज मैंने माना 4-5 क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़े, तुक्के मार दिए, गलत हो गए, तो गलत का तो तुम सॉल्यूशन देख के या एनालिसिस करके समझ सकते हो। उस दौरान तुम 15-20 मिनट लगाओ उस क्वेश्चन पे, उसकी सपोर्टिंग थ्योरी पढ़ो, वहां से सीख लो, वैसे कर लो। एटलीस्ट तुम्हें ये पता चल गया। बहुत बार क्या होता है कि हम थ्योरी पढ़ते हैं लेकिन उस थ्योरी का क्वेश्चन क्या आएगा वही नहीं पता होता है। तो अगर हमने क्वेश्चन लगा रखा है तो उसकी सपोर्टिंग की थ्योरी जब मैं आंसर की या डिटेल एनालिसिस जब कर रहा हूँ, वहां से मुझे देख के ये पता चल जाएगा कि मुझे ये करने के लिए पढ़ना क्या चाहिए था, ये पढ़ दिया, चलो अगली बार देखते, अगर सिमिलर आया तो हम कर लेंगे। जी हाँ, मेरी भी अप्रोच ऐसी रहती थी कि मॉक टेस्ट तो दे दिया हमने, मॉक टेस्ट हो गया, बट मॉक टेस्ट की एनालिसिस आई थिंक मॉक टेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। अगर मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं करेंगे तो सेम गलतियां रिपीट करेंगे दोबारा। हमें क्या करना चाहिए कि मॉक टेस्ट दे दिया हमने, उसके बाद हर एक सब्जेक्ट की एक हमें लिस्ट बनानी चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं और कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक के गलत हुए हैं। फिर वो जाके उस टॉपिक पे दोबारा जाओ, उसको अगर तुम्हें क्लियर नहीं है तो दोबारा से रिवाइज करो। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कम है तो उसकी क्वेश्चन ज़्यादा लगाओ। यही मेरे ख्याल से प्लान रहना चाहिए कि एनालिसिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन गिविंग मॉक टेस्ट। तो तुम क्या करते थे जब नहीं होते थे क्वेश्चन? यही चीज जी, मतलब अगर क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं किसी भी टॉपिक के तो, और अगर एग्जाम बहुत पास है तो जैसे मैथ्स में हुआ था मेरे साथ कि मैथमेटिक्स के मेरे को कुछ 1 महीने पहले ही कुछ टॉपिक्स जो सौम्या भैया ने बताया था कि उनके मैंने 1 शॉट वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे। 1 शॉट वीडियोस देख के ओवरऑल ओवरव्यू आ गया चैप्टर का, फिर क्वेश्चंस लगा लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, फिर मॉक टेस्ट दिया। मॉक टेस्ट में देखा इन टॉपिक्स के जो मैंने प्रिपेयर किए हैं उनके क्वेश्चंस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं तो वेरी गुड, नहीं हो रहे हैं तो मैं दोबारा से आके क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। तो यही हमारा वही ड्रिल रहती थी। अच्छा, इसमें एक सवाल बहुत सारे बच्चे हैं जो पूछते हैं कि लेक्चर्स जो करने होते हैं ना, 1 घंटे 2 घंटे के लेक्चर्स हो जाते हैं, राइट? उनको लगता है कि ये चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा है। जब नंबर नहीं आते ना तो उनको लगता है मेरी थियरी कमजोर है। हाँ। क्योंकि प्रैक्टिस तो करने में मेहनत लगती है और गलती एडमिट करने में भी मेहनत लगती है। फर्स्ट स्टेप यही रहना चाहिए, वही आई थिंक फर्स्ट स्टेप यही रहना चाहिए कि बंदा एक्सेप्ट करे कि उसने हाँ गलती की है तो एक्सेप्ट करे, ये ईगो पे ना ले। मेन चीज यही है। तो उनको लगता है कि अब मैं फिर से जाके पढ़ूंगा अब चैप्टर 1 से थियरी, या लेक्चर चाहिए मुझे लेक्चर्स दो, पढ़ाओ, फ्री में पढ़ाओ, क्योंकि हम आप फ्री में भी पढ़ा रहे हैं। तो लेक्चर्स अभी कितना टाइम देना चाहिए बच्चे को जब ऑलरेडी 1-2 महीने के अंदर एग्जाम है, राइट? थियरी कितना पढ़ना चाहिए उसको? आई थिंक जैसे अगर एग्जाम में सिर्फ 1-2 महीना बचा है, ऊपर से अभी जेई है, सॉरी टू इंटरप्ट, ऐड ऑन करना चाहता हूँ, अभी जेई का भी है, जेई कितनी कोचिंग में ले रखे हैं लोग, मतलब जेई की भी कोचिंग ले रखे हैं, सहस्त्रा भी आते हैं, राइट? और फिर नीट के स्टूडेंट्स हैं, नीट की भी कोचिंग ले रखे होते हैं, इतनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे होते हैं, बुक भी खरीद रखे होते हैं, HC वर्मा, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, एरिडोव्स लगा दिए बच्चों को, HC वर्मा। वही आई थिंक कि अगर कोई भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है और उससे पता है कि ये मेरे को एग्जाम क्लियर करना है, तो वो फर्स्ट थिंग तो यही है कि उसे अपने लास्ट 1-2 मंथ्स के लिए कोई सिलेबस छोड़ना नहीं चाहिए। तो हमारी कोशिश पहले यही रहनी चाहिए कि पूरा सिलेबस कवर हो जाए एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर द एग्जाम, क्योंकि लास्ट के 1-2 मंथ्स हमें मॉक्स की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। क्योंकि मॉक टेस्ट अगर हम नहीं देंगे तो एग्जाम के टाइम पे जो टाइम का प्रेशर है, एग्जाम का प्रेशर है, और
कई तरीके के प्रेशर आ जाते हैं, वो हम अपने दिमाग को ट्रेन नहीं करेंगे उसके लिए तो नहीं हो पाएगा। जितना भी हमने पढ़ा हो अच्छे से, थ्योरी जितनी मर्जी अच्छी आती हो, अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ये तो मतलब एक्सेप्ट करनी पड़ेगी बात। और अगर फिर भी मान लो कुछ टॉपिक्स छूट गए हैं, मान लो कुछ चैप्टर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि पूरा ही चैप्टर 3-4 चैप्टर छोड़ के बैठे हैं। तो आई थिंक उसकी प्रिपरेशन में शुरुआत से ही गलतियां हुई हैं, ठीक है। अगर मान लो थोड़ी बहुत गलतियां हो भी गई हैं, थोड़े बहुत टॉपिक्स रिमेनिंग हैं, तो उन टॉपिक्स के लिए वन शॉट वीडियोस देख लो, थोड़ा लेक्चर नोट्स देख लो, दोबारा से रिवाइज कर लो। पर आई डोंट थिंक कि दोबारा से 1x पे वो लेक्चर देखे बच्चा और दोबारा उसी टॉपिक्स को गो थ्रू करे, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। उससे बेटर है कि तुम अपने जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं बाकी चैप्टर्स के, उनको स्ट्रॉन्ग करो और स्ट्रॉन्ग करो, उनके मॉक्स लगाओ, प्रैक्टिस करो। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि किसी की 100% हो जाएगी प्रिपरेशन हमेशा, कि कुछ ना कुछ टॉपिक रह ही जाता है छोटा मोटा, कि रह ही गया, ये हो गया। फिर भी उसको कवर करने की कोशिश करो, वन शॉट वीडियोस होगी या फिर सिर्फ क्वेश्चंस ही लगा लो एक बार नोट्स पढ़ के। अगर लेक्चर दोबारा से देखने लग गए तो फिर वो डबल टाइम वेस्ट होगा, ना ही मॉक्स लगा पाएगा बच्चा और ना ही वो लेक्चर जो है वो उसका टॉपिक जो है रिमेनिंग है वो क्लियर हो पाएगा। तो ये बेसिकली मेरे साथ भी ये था कि लास्ट में आता था, 1-2 महीने पहले थे, थोड़े बहुत बचा हुआ था बैकलॉग। तो उसमें मैंने क्या अप्रोच ली थी कि मैं वन शॉट जो लेक्चर्स थे वो 2x पे देखता था एंड फिर मॉक टेस्ट लगाता था, क्वेश्चंस करता था। तो ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें पूरा चैप्टर टफ लगेगा, तो तुम जब क्वेश्चंस लगाने बैठोगे तुम उधर पता चलेगा कौन सा पार्ट तुम्हें बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन करके भी कैसा क्या चल रहा है। उसके लिए मैं फिर वो पार्ट जाके लेक्चर का उस टॉपिक का वो थोड़ा ऐसे 1x पे देख लिया, अगर ढंग से समझ आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि पूरा लेक्चर अगर 1x पे देखोगे उतना तो टाइम बचा ही नहीं है। तो मेन चीज़ ही प्रैक्टिस रहती है। मॉक टेस्ट और तुम खुद के साथ कितना ट्रुथफुल हो कि तुम्हें कितना आता है कितना नहीं आता, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है ऐसे टाइम पे। तुम लोगों ने कितने मॉक टेस्ट दिए थे टोटल और PYQs मिला के, IIT नेस्ट? हाँ, जैसे IIT के लिए तो भैया आपने ही जो मॉक टेस्ट सीरीज निकाली थी, हम सब ने तो थे उसमें शायद। हाँ, 10 to 15 हाँ 10 मॉक्स थे जो आपने खुद से डिजाइन करके बनाए थे और बाकी PYQ मॉक्स थे। PYQ मॉक्स भी आपने PYQs को मॉक टेस्ट की तरह आपने और सारे PYQ जितने अवेलेबल थे उस टाइम पे ना, 4 नहीं थे 2021 में। अरे हम लोग 17, 18, 19 मतलब उस टाइम पे बस ये था कि 4 या 5 आईसर की वेबसाइट पे थे वो मॉडल टेस्ट पे, और वो पता नहीं कितने पुराने थे। तो वैसी और हमें कुछ फोटोज मिली थी अलग अलग जगह से एकदम से ढूंढ के, जिसमें लोग मार्क कर रखे थे गंदे तरीके से। मुझे याद है 2017 का पेपर आज तक वो अभी तक वो हमें PDF फॉर्म में आया ही नहीं है। हाँ 2017 का किसी फोटो के थ्रू भैया ने निकलवाया था 2017 PYQ फोटो आई थी, और हाँ फोटो आई थी, वो पेपर PYQ सॉल्व किया था, वो याद है। तो हम ऐसे साफ कर रहे थे ना उन फोटोज को, ऐसे एक बार कॉन्ट्रास्ट मार के दूसरी बार फिर इरेज कर रहे थे। ये था। अभी ये बताओ, तुम लोग कोविड वाले बैच हो गए, राइट? काइंड ऑफ नहीं, पूरे ही। 12th तो फर्स्ट सेमेस्टर भी ऑनलाइन गया हमारा तो। हाँ 21 में कॉलेज आना था, हम 22 में 22 में आए थे कॉलेज। अभी जो बच्चे मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस फील करते हैं, उस टाइम तो पीक में था, लिटरली एक पीक आया था कोविड के टाइम पे। डिप्रेशन का, एंजाइटी, स्ट्रेस, फ्यूचर में क्या होगा, स्कूल का टेंशन और फिर रिजल्ट्स का। तो तुम लोगों के क्या पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं? तो अपना तो था, देखो पूरा टाइम घर पे रहते थे, कहीं निकलना हो नहीं पाता था ज़्यादा, साल भर घर पे ही थे। तो वो तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता था, क्योंकि ना तुम्हें ऐसे बाहर जाके थोड़ा फ्रेश एयर मिल रहा है, ना ज़्यादा दोस्तों से बात कर पा रहे हो, बस पूरा टाइम एक स्क्रीन के आगे बैठे हुए हो। क्योंकि ऑफलाइन लेक्चर्स में फिर भी रहता है कि क्लास में हो तो इंटरेक्शन रहता है। तो उस टाइम में मेरा तो यही था कि से थोड़ा गाने सुन लो। मतलब ऐसा नहीं था कि तुम्हें एकदम, अगर है एग्जाम आ रहा है सबको डर लगेगा, उसमें ऐसा कि तुम्हें खुद को खुद ही काम डाउन करना है। तो थोड़ा बहुत एक्टिविटीज ढूंढना, ऐसा नहीं कि पूरा दिन पढ़ते ही रहना है, ब्रेक लेते रहो। ब्रेक लेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ये मैंने रियलाइज़ किया था। ब्रेक लेके तुम्हारा माइंड जब फ्रेश होता है तो तुम्हें और नए आइडियाज़ आते हैं कि कैसे चीज़ों को अप्रोच कर सकता हूँ। क्योंकि वही चीज़, अगर सेम चीज़ कुछ हो नहीं रहा, तुम वही बार बार करे जा रहे हो, तो तुम फ्रस्ट्रेट ही होगे, उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो ब्रेक लेना वॉज वेरी बिग मेजर ऐसा चीज़ था करना। तुम कैसे ब्रेक लेते थे, डिसाइड कैसे करें? कई लोगों को लगता है ना ब्रेक लेने के बाद गिल्टी फील होता है। हाँ। तो मेरा मतलब ट्राई तो ये रहता था कि मैं ऐसे 2 घंटे का एक सिटिंग रखूं, फिर 10 मिनट का ब्रेक लूं, उसमें थोड़ा गाना सुनूं, वॉक करूं, फिर वापस ऐसा इन स्लॉट्स में बांटता रहूं। कभी कभी होता है कि ब्रेक तुम्हारा लंबा हो जाता है, जैसे ज़्यादा होता है कि तुम 2 घंटे पढ़ने बैठे लेकिन कोई हेवी टॉपिक लेके बैठ गए, तो तुम दिमाग पूरा वैसे ही फ्रस्ट्रेट हो ही रखा है। तो वो ब्रेक कभी कभी तुम बढ़ा सकते हो, या कोई हल्का टॉपिक है तो ब्रेक कभी छोटा कर सकते हो, वैसा था। लेकिन ब्रेक इज़ नेसेसरी।
2 घंटे बैठ पा रहे हो, एक बार में एक सेटिंग में 2 घंटे बैठ रहा है, फिर 10 मिनट ब्रेक ले रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि अभी जाओ ब्रेक कि ब्रेक ही ब्रेक। अभी कितनी देर बैठता है वो भी एक सवाल है। अभी तो कॉलेज आके सब बंद हो जाता है। तुम बताओ डिप्रेशन वाली। मेरा ऐसा था कि 11th में मैं स्कूल जाता था। मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि मुझे इंटरेक्शन चाहिए, दोस्तों से बात करना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने डमी स्कूल भी नहीं लिया था। मैं स्कूल जाता था, कोचिंग जाता था, सब कुछ करता था। लेकिन उसके बाद जो वो शिफ्ट आया 12th में कि सब कुछ घर पे, सब कुछ हर चीज़, यही रीज़न था मेरा स्कूल जाने का कि मुझे पूरे दिन घर पे बंद कमरे में नहीं बैठना है। तो इसकी वजह से मेरा 12th के स्टार्टिंग में मतलब हाफ ईयरली तक मान सकते हैं मेरा एक डिप आया था जिसमें मैं चीज़ें नहीं पढ़ पा रहा था। फिर उसके बाद हाफ ईयरली तक आते आते और वो डिप बहुत बढ़ता गया, लेकिन कैसे तो भी करके मैंने खुद को संभाला और पढ़ना स्टार्ट किया अच्छे से। फिर धीरे धीरे चीज़ें समझ आने लगी और टेस्ट सीरीज़ लगाई, मॉक टेस्ट दिए, चैप्टर्स कंप्लीट किए, वैसे करके फिर आई कुड गेट ओवर इट। दैट वाज माय पाथ। सो मैं अपनी अप्रोच बताऊं तो जैसे 11th, जैसे अनिर्बान ने बताया, 11th में मैं भी स्कूल ही जाता था, कोई डमी स्कूल वगैरह नहीं था, कोचिंग वगैरह नहीं थी। तो एकदम से 12th में शिफ्ट आया कि सब कुछ बंद है, लॉकडाउन है, घर से ही पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी है, सब कुछ। तो मेरी अप्रोच क्या रहती थी कि मैं अडेप्ट करना सीख गया था उस टाइम, कि क्योंकि आगे भी अगर लाइफ में देखें हमें काफ़ी जगह अडेप्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी आप लोग भी अगर एग्ज़ाम दोगे, आइसर में आओगे, तो सच्चाई बताऊंगा, इट इज़ नॉट एज ईजी एट इट साउंड्स। कि अंदर आइसर में आ तो गए, ठीक है, पर फर्स्ट 2 years में आपको ये नहीं है कि स्पून फीडिंग की जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। यू नीड टू अडेप्ट योरसेल्फ। तो मैंने वहीं से, मेरे ख्याल से मेरा लॉकडाउन जो है, मैं पॉजिटिवली लिया मैंने उस चीज़ को, लॉकडाउन को, और खुद को अपग्रेड करने की, खुद को बेटर करने की कोशिश की और अडेप्ट किया बेसिकली सिचुएशन के साथ कि अब है, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब सब हो गया है, सारी दुनिया बंद पड़ी है, तो हमें उसके साथ ही चलना पड़ेगा। वी कांट डू एनीथिंग, सो यू नीड टू अडेप्ट एंड रेस्ट इज योर माइंडसेट। अच्छा, उस टाइम पे एकदम नया नया था, तुम लोग को आइजर का पता चला था। बहुत लोग ना, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का माइंडसेट मैच नहीं होता। अभी उनको पता भी है आइजर क्या है, या अब तो बहुत सारा अवेयरनेस हो गया, इतने वीडियोस बना लिए, बाकी यूट्यूबर भी बना रहे हैं, प्लेसमेंट्स वाला वो चीज़ें हैं, PhD, आगे की लाइफ, करियर काउंसलिंग सेशन सब हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का माइंडसेट मैच नहीं होता। स्टूडेंट्स आना चाहते हैं रिसर्च में, या पेरेंट्स को नहीं पता है। तुम लोगों के साथ अभी कैसा बॉन्डिंग था पेरेंट्स का, या इन चीज़ों को, करियर को लेके क्या परसेप्शन था दोनों का? तो मेरे लिए तो ऐसा, इट वाज गुड फॉर मी लकीली, कि पेरेंट्स ने बोल दिया था जो तू करना चाहता है वो कर। तो मतलब उनको था कि जा आगे साइंसी फील्ड में, बट दे गेव मी एन ऑप्शन, कि उन्होंने कभी वो प्रेशर नहीं रखा कि हाँ इंजीनियरिंग कर रहा है तो इंजीनियरिंग ही कर, उसकी तैयारी कर रहा है। तो उन्होंने मेरे को ट्रस्ट कर लिया था कि हाँ, इफ ही इज सेइंग कि आइजर जैसी जगह में जाना है, इसको अच्छा लगता है, तो ठीक है, गिव इट अ ट्राई। उनको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। मेरा ऐसा था कि मुझे नहीं पता था, मुझे मेरी मम्मी के थ्रू पता चला था। तो क्योंकि मैं वो डिलेमा में था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मम्मी ने ढूंढ ढूंढ के निकाला, फिर वहाँ से मम्मी के थ्रू मुझे पता चला, आपका चैनल भी वहीं से पता चला। तो मुझे वो कभी वो डिस्प्यूट या कभी वो डिस्कशन ही नहीं हुआ, क्योंकि मम्मी ने आके मेरे को ऑफर किया कि नहीं तुझे यहाँ जाना चाहिए। तो दैट वाज द वे आई गॉट टू नो व्हाट आइसर। एंड सेम लाइक दीज गाइज, मेरे को भी कोई पेरेंटल प्रेशर नहीं था। पेरेंट्स वर लाइक ठीक है, जो तुझे करना है तू कर सकता है। तो तुम्हारी मम्मी तो जुड़ी हुई थी हमारे साथ, हाँ, बातचीत होते रहता है। हाँ, अखिल के साथ स्पेशली। हाँ, अखिल भैया के साथ लिया मैं, मेरी मदर काफ़ी बातचीत चलती है। ये बताओ टीचर्स के साथ कैसी बॉन्डिंग थी, क्योंकि इतना छोटा बैच था, पहले बैच थे, हम लोग सीधे गूगल मीट पे पढ़ाया करते थे, हाथ से चेक किया करते थे आंसर कीज। तो बॉन्डिंग कैसा था, कौन फेवरेट मेंटर्स था, या कैसा एक्सपीरियंस था? तो मैं अपना बताऊं तो मेरी सबसे ज़्यादा बातचीत जो पहले भी होती थी और अभी भी सबसे ज़्यादा होती है, अखिल भैया से ही होती है, ठीक। और अखिल भैया काफ़ी मतलब हम्बल पोलाइट तरीके से बात करते हैं, और काफ़ी हेल्प की है उन्होंने, मतलब शुरुआत से ही लेके कुछ भी छोटी मोटी भी परेशानी होती थी तो अखिल भैया, सब बच्चों के इधर फेवरेट थे अखिल भैया, कि अखिल भैया के पास जाएं, अखिल भैया कर देंगे, अखिल भैया कर देंगे। और कुछ भी होता था, कोई भी एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है, हाँ जी अखिल भैया ये हुआ है, और पहले आंसर की उन्हीं को जाती थी। हाँ, पहले आंसर की उन्हीं को जाती थी कि हाँ जी ये ऐसा हुआ है, आज ऐसा हुआ है, आज मॉक टेस्ट मेरा ऐसा हुआ है, इतने मार्क्स आए हैं।
ये सब। तो बाकी टीचर्स से भी अच्छी बॉन्डिंग थी। सौम्या भैया थे मैथमेटिक्स के, जैसे मैंने बताया, उन्होंने काफ़ी हेल्प की, टॉपिक्स बताए मैथ्स के कौन से करने चाहिए। और आकाश भैया तो हैं ही, बायो विजर्ड, सबको पता है उन्होंने तो बायो में जैसे मेरे को श्योर था कि मैं 15 में से 13-14 क्वेश्चंस तो सही कर लूँगा, बट आकाश भैया ने जो बताया और मॉक टेस्ट में क्वेश्चन भी सिमिलर पैटर्न के दिए, उसके कारण 15 आउट ऑफ 15 करेक्ट हो गए थे। तो सारे बायो दैट में, मींस 45 मार्क्स। हाँ, इन बायो, Full. थैंक्स टू आकाश भैया। एंड केमिस्ट्री में भी आपने बहुत हेल्प की थी विवेक भैया, तो आप ऑर्गेनिक, अच्छा हाँ, मैं पढ़ाता था तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तो थोड़ी मेरी प्रिपरेशन कम थी उस टाइम, और मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस इतना नहीं हो पाता था। क्लेडन पढ़ाता था उस जी टाइम पे। एग्जैक्टली, मैं वही चीज कहने वाला था। भैया ने कहा था कि क्लेडन के ये टॉपिक्स पढ़ो, ये चैप्टर पढ़ो, तो वही टॉपिक्स मैंने पढ़े थे क्लेडन के, और केमिस्ट्री में भी काफी अच्छा स्कोर हो गया था उसके। उस टाइम में जो क्वेश्चन बनाता था ना, सॉलिड स्टेट का एटकिंस लिया, एटकिंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लेडेंस लिया, थर्मोडायनेमिक्स, सब मिला मुलू के यूं 5 क्वेश्चन, कुछ आज 5 कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में, और एकदम सिंपल। हाँ, क्लेडन के बहुत सारे आए भी थे, ये आईआईटी नहीं, जेई में भी आए थे, क्लेडन आता था। तो इसी वजह से मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं 15 में 15 अटेम्प्ट करूं। लेकिन लकीली अनलकीली कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन वो कंट्रोवर्शियल था। आपने उसका स्पेशली एक वीडियो भी बनाया था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे सबसे ज्यादा होती है, शायद कुछ एटम के अंदर था या बोर रेडियस में था, ऐसा कोई क्वेश्चन था। उसकी वजह से मेरा एक गलत हुआ, वरना 14 क्वेश्चन मेरे केमिस्ट्री में सही थे। केमिस्ट्री भाई मेरा मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया 2022 D1 पूरे का स्टूडेंट। भाई अब मुझे अच्छा लग रहा है, मैं भूल गया था भाई, मैंने पढ़ाया भी है लिटरली, मैं भी टीचर हूं। नाइस। तो भी बता। और मेरा तो था कि मैं वैसे ही थोड़ा, मेरा लास्ट तक आता था ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो था, तो मैं इतना अप्रोच नहीं करता था कि उनको लगेगा कि सब इतना पढ़ के बैठे, इसका था। तो मैं जब मेरी ज़्यादा ही ऐसे फट जाती थी या वो रहता था, तो मैं डाउट लगे थोड़ा बहुत विवेक भैया से बात करता था। एंड अखिल भैया अप्रोचेबल लगते थे बहुत ज्यादा, तो अखिल भैया से भी जनरली थोड़ा से बात करते रहते थे। अखिल भैया इतने अच्छे हैं कि वो 1 साल पहले मिलने हैं हमसे, आप 1 साल बाद भैया हमसे मिलके जा चुके हैं। आप, मैं मिलने आया था अखिल भैया से, पार्टी करी हमने, आप 1 साल बाद आ रहे, 1 साल के बाद। ये गलत तरीका है पार्टी करने का, ये सही तरीका नहीं है। देखो हमारा ये डिसाइड हुआ था, हम में अखिल में जो भी आएगा पार्टी देगा सिलेक्शन की। और ऐसा नहीं है कि अकेले अकेले कर रहा था, हम दोनों मिलके कर रहे थे। मुझे पता रहता था, और बोलता था भाई तू बच्चे संभाल, मैं बच्चे लाता हूँ, नहीं आएंगे तो किसको संभालेगा। यही बात है, राइट। यही था। अगर हम और अखिल कुछ कर रहा है ना, तो वो साथ में ही कर रहे हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ अखिल के ही कारण बैठा हूँ। यस। हाँ, मुझे याद है क्योंकि उस टाइम में भी ज्यादा इंटरेक्शन अखिल भैया रखते थे बच्चों के साथ। जैसे विवेक भैया थोड़ा ऐसे बिजी रहते थे, वीडियोस वगैरह चल रहा है, अखिल भैया ग्रुप पे बहुत एक्टिव रहते थे। हाँ भाई, मैंने थोड़ा, मुझे अच्छा भी लगता है थोड़ा दूर रहना चाहना मुझे, मैं चाहता भी था कि अखिल अप्रोचेबल है। हाँ, क्योंकि ग्रुप पे बहुत एक्टिव रहते थे अखिल भैया, थोड़ा बच्चों को ऊपर रखते थे ऐसा। हाँ, अच्छा था। मैं थोड़ा डिफिकल्ट बना देता हूँ अप्रोच करना। चलो, तो ये तो पेरेंट्स वाली चीज़ें हो गई। अभी ये बताओ कि बहुत लोग ना कंफ्यूज हैं, जेई की भी कोचिंग कर रहे होते हैं या नीट की भी, फिर आईआईटी की इस तरह से भी हम पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता उनको कि कौन सी चीज़ प्रायोरिटाइज करूँ, और बैलेंस नहीं हो पाता। तो क्या बोलोगे? तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें करना क्या है, कि आइदर यू वांट गो इनटू रिसर्च साइड ऑफ थिंग, कि साइंटिफिक रिसर्च में जाना है, इंजीनियरिंग की तरह अप्लाइड जाना है, एमबीबीएस करना है। वो चीज़ तुम्हें पहले ही डिसाइड करनी है, क्योंकि अगर तुम्हें आईआईटी करना है, आइजर करना है, तो साइएस्ट्रा जैसे ऑप्शंस अच्छे हैं, क्योंकि जेई में तुम बहुत रिग्रेस चीज़ें करोगे, वो तुम्हें और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग कर देंगे। लेकिन अगर तुम्हारा एम आईआईटी है तो यू शुड गो टुवर्ड्स दैट साइड, साइएस्ट्रा साइड। एंड जेई वगैरह तो फिर तुम्हारे पास बहुत ऑप्शंस है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, वो तुम कर सकते हो। इट्स लाइक कि तुम्हें प्रायोरिटी रखने की, तुम आगे जाके करना क्या है, वही चीज़ है। तुम लोग अभी आइजर में ऑलरेडी पहुंच चुके हो, वो भी फर्स्ट सेकंड ईयर नहीं हो, 4th ईयर स्टूडेंट्स हो, खत्म होने 4 साल भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है पूरा आइजर। तो कैसा था 4 साल, क्या एक्सपीरियंसेस बताना चाहोगे बच्चों को?
देखो, क्योंकि मैं पहले से मतलब आने से पहले से ही मैं श्योर था कि मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है, तो फर्स्ट ईयर जैसे सारी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, जैसे आपको पता भी होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ईसीएस, कुछ कंप्यूटर साइंस के कोर्स, कुछ ह्यूमैनिटीज़ के कोर्स, ऐसे सारे कोर्सेज पढ़ने होते हैं। तो तुम्हें उस टाइम सारी चीज़ें पढ़नी है। फर्स्ट ईयर ऐसा निकाला। सेकेंड ईयर आईसर पुणे का एटलीस्ट ऐसा है कि सेकेंड ईयर आते आते तुम धीरे धीरे बाकी डिसिप्लिन्स को कट डाउन करते रहते हो, कि उसके सेकेंड ईयर में फोर्थ सेमेस्टर में तुम्हारे पास ऑप्शंस होते हैं कि तुम 6 इलेक्टिव ले सकते हो। तो उस टाइम मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया था क्योंकि वो चीज़ें मुझे पसंद थी। फिर धीरे धीरे थर्ड ईयर में आया, उस टाइम तक आते आते मैंने एक रिसर्च लैब भी ज्वाइन कर ली थी, जिससे कि मुझे जो रियल टाइम कंटेम्प्रेरी रिसर्च जो हो रही है उसके बारे में मुझे पता चला। मैंने समर प्रोजेक्ट किया। फिर उसके बाद आते आते फिफ्थ सेमेस्टर और थर्ड ईयर पूरा केमिस्ट्री के जो हार्डकोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कोर्सेज हैं वो सब पढ़े, अच्छा लगा, कंटिन्यू किया, और एट प्रेजेंट मैं सुप्रामॉलिक्यूलर केमिस्ट्री में रिसर्च कर रहा हूँ, और आगे मैं अपना मास्टर्स थीसिस भी वैसे ही कुछ प्लान कर रहा हूँ। ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एरिया है केमिस्ट्री का, सुप्रा मॉलिक्यूलर। इतने स्टेप रिएक्शन होता है ना, 28 30 स्टेप के, राइट? सुप्रा मॉलिक्यूलर बनाने में अब मजा आ रहा है। शक्ल में दिख रहा होगा, कभी जाके लैब में जाना है रात में। ऐसे में था 4-5 स्टेप की थी, उसमें मेरी बहन बच गई भाई। हाँ भाई, तू पीयूष। सो आइसर के अबाउट ये एक यूनिक थिंग है कि यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च होती है, कि तुम्हें अगर श्योर नहीं हो तुम्हें किस डिसिप्लिन में जाना है, तो बेस्ट थिंग यू कैन डू है गेट इनटू आइसर। तुम्हें हर एक फील्ड का एक्सपोजर मिलेगा। फर्स्ट 2 इयर्स हर एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, पीसीएमबी हो, ईसीएस हो, एचएसएस, इवन कम्युनिकेशन स्किल्स, पाइथन, कंप्यूटर साइंस, मतलब तुम्हें हर फील्ड का एक्सपोजर दिया जाएगा। फिर देन यू कैन डिसाइड तुम्हें किस फील्ड में जाना है। अगर किसी फील्ड में नहीं भी जाना, काफ़ी लोग इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च भी कर रहे होते हैं आइसर में, कि 2 फील्ड्स का मिक्सचर हो गया। जैसे मैं अपना ही बताऊं तो मैंने स्टार्ट किया था बायोलॉजी से। मैंने वेट लैब एक्सपीरियंस लिया था शुरुआत में, सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स इन प्योर बायोलॉजिकल साइंसेज, और अभी मैं मास्टर थीसिस करने वाला हूँ बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, जो कि कंप्यूटेशनल है। सो या माई इंटरेस्ट धीरे धीरे मेरा इंक्लाइंड होता गया डेटा साइंस की तरफ। सो आइसर के बारे में ये एक बहुत काफ़ी अच्छी चीज़ है कि तुम्हें प्योर बेसिक्स किसी भी फील्ड में जाने का वो तुम्हें प्रेशर नहीं है तुम्हारे ऊपर। You can combine different fields and you can do, then also you can और do ये research. डेटा साइंस का क्या डोमेन है? अभी है नया, माइनर Actually, लॉन्च हुआ है, क्या है? जैसे जब हम एंटर किए थे आइसर में, फर्स्ट ईयर था हमारा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, तब डेटा साइंस का कोई डिपार्टमेंट नहीं था आइसर पुणे में। धीरे धीरे जैसे हम फोर्थ ईयर में आए हैं, पहले मेन बिल्डिंग में इवन डेटा साइंस का कोई डिपार्टमेंट नहीं था, अब पूरा एक फ्लोर डेटा साइंस डिपार्टमेंट को अलॉटेड है, और अभी माइनर अवेलेबल हो जाएगा फर्स्ट सेकंड ईयर को। अभी नहीं है, पहले टाइम है। एज ऑफ नाउ अभी जो डेटा साइंस के डिपार्टमेंट के कोर्सेज हैं वो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हैं, लेकिन सैडली अभी तक कोई माइनर या मेजर का मेजर अवेलेबल नहीं है। तो लेट्स सी, जब तक शायद तुम लोग आओ या आगे के और बैचेस आए तो शायद माइनर का ऑप्शन खोले, फिर धीरे धीरे मेजर का ऑप्शन खोले। लेकिन कोर्सेज है, एटलीस्ट यू कैन टेक एक्सपोजर, जैसा कि पीयूष कर रहे हैं। तुम अपना फील्ड को थोड़ा सा ट्वीक करके हर चीज़ का, क्योंकि अभी ज़माना ही एआई डेटा साइंस का है, तो कुछ भी कर रहे हो, केमिस्ट्री कर रहे हो, उसको तुम डेटा साइंस के साथ अप्लाई करके कुछ मशीन लर्निंग यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। पीयूष भी कर रहे हैं। इनफैक्ट इसका भी कॉस्मोलॉजी का काम है, वो भी बहुत सारा कंप्यूटेशनल है, इसमें कि डेटा साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उसके कोर्सेज आपको ज़रूरत पड़ते हैं, जो कि अवेलेबल है। हो सकता है डिग्री नहीं मिल रही है, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही, क्योंकि दिस इज एडिंग योर फील्ड ऑफ रिसर्च एंड हेल्पिंग यू टू मूव अहेड। इज इट? तुम्हारा कैसा था 4 साल का एक्सपीरियंस? हाँ, तो मतलब आइसर में बेस्ट थिंग ये है कि तुम्हें पहले 3 सेमेस्टर तो ये हर चीज़ से तुम्हें एक्सपोज कर देंगे, हर फील्ड के साथ। तो अब तुम्हारे पास आइडिया है कि तुम्हें क्या करना है। जैसे तुम कभी सोच के आए कि तुम्हें मैथ्स में जाना है, जैसे एक दोस्त है हमारा, उसने पीसीएम लिया था 11th-12th में, बट इधर आके उसने मेजरली अपना काम बायो में ही किया, बायो में पूरा निकाला। नाइस। तो इधर आके तुम्हें बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। और फिर इधर आइजर आके बढ़िया चीज़ सबसे है कि तुम्हारे पास ऐसे सेमेस्टर प्रोजेक्ट और समर प्रोजेक्ट जैसी चीज़ें होती हैं। सो यू कैन वर्क विद प्रोफेसर्स इन देयर रिसर्च एरियाज, या बाहर भी किसी साइंटिस्ट को अप्रोच कर सकते हो कि तुम्हें उनके साथ काम करना, उनके काम में इंटरेस्ट है, और ये तुम्हें बहुत ईजिली बीइंग एन आइजर स्टूडेंट मिल जाती हैं ये चीज़ें। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस तुम्हें मिलता है। एंड इधर आके अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस डिपार्टमेंट का भी पता चला, वो भी एक अच्छी खासी
अच्छा खासा फील्ड है, वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड इट इज़। सो आइजर में बेस्ट चीज़ ये है कि तुम्हें हर डोमेन ऑफ साइंस के बारे में पता चलेगा। एंड बहुत बार हो सकता है कि तुम सोच के कुछ और आए तो और इधर आके कुछ और कर रहे हो। ये बेस्ट चीज़ है यहाँ की। तुम्हें एस्ट्रो में इंटरेस्ट था ना? हाँ। पोटेंशियल है, क्या अपॉर्चुनिटीज है इधर एस्ट्रोनॉमी? तो एस्ट्रो में ऐसा है कि ज़्यादा लोग चाहे कॉलेज में काम नहीं करते, 3-4 प्रोफेसर्स है जो काम करते हैं, इसलिए मैं एस्ट्रो से फिर कॉस्मोलॉजी की तरफ गया। जैसे आई एम वर्किंग इन डार्क मैटर, तो वो सब रहता है। एंड आइजर पुणे का खास बताऊँ तो ऐसे आसपास आयु का है, NCRA है, एंड बाकी भी बताओ, बीइंग एन आइजर स्टूडेंट तुम्हें ऐसे इंस्टीट्यूट्स में ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि तुम्हें देखा ही जाता है कि तुम आइजर से आए तो तुम्हारा इंटरेस्ट रिसर्च में है, एंड यू मे हैव दैट कैलिबर जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के पास उतना ना हो जितना तुम्हारे पास है, तो तुम्हें ज़्यादा प्रायोरिटी भी दी जाएगी। तो आइजर का ऐसे टैग आ गया तो तुम्हें ऐसे रिसर्च एंड साइंटिस्ट के साथ काम करने को बहुत अच्छा मौका मिलेगा। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किन लोगों को आइजर नहीं आना चाहिए? सो आई वुड लाइक टू आंसर। तो देखिए 11th-12th में बहुत सारी चीज़ें हमें अच्छी लगती है, जैसे किसी को केमिस्ट्री पसंद है, किसी को फिजिक्स पसंद है, किसी को मैथ पसंद है। लेकिन होता क्या है कि 11th-12th का सिलेबस बहुत ज़्यादा सेम चीज़ें चली आ रही है, लास्ट 20-25 सालों से सेम चीज़ें सब लोग बोले जा रहे हैं, सब लोग पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद क्या है कि तुम पढ़ते तो हो, लेकिन वो पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ तो सब लोग रहे हैं, लेकिन तुम्हें अगर उस फील्ड में कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट करना है, यू शुड हैव दैट पर्सनल इंटरेस्ट एंड ड्राइव टुवर्ड्स दैट सब्जेक्ट। तो उसके लिए तुम्हें हमेशा वो चीज़ें सोचनी आनी चाहिए, तुम्हें खुद से चीज़ें मतलब करनी चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर्स तो तुम्हें नहीं बताएंगे। तो अगर तुम्हारे अंदर से वो इनर पुश आ रही है कोई चीज़ करने के लिए, क्योंकि तुम जो भी फील्ड में काम करोगे उसमें बहुत ज़्यादा तुम्हें पर्सनल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और अगर तुम्हें वो चीज़ पसंद नहीं है तो तुम कितना ही स्पून फीड करके हो भी नहीं रहे, घर पे नहीं हो कि मम्मी पापा धक्के मार मार के तुम्हें वो चीज़ पढ़ने को बोलेंगे, खुद से अगर वो अर्ज नहीं आ रहा है तो तुम नहीं कर पाओगे। और होता क्या है, उसकी वजह से लोग फिर गिव अप कर देते हैं, लोग एग्जिट ले लेते हैं, कुछ सेकेंड ईयर के बाद एग्जिट ले रहे हैं, अभी कुछ थर्ड ईयर के बाद ले रहे हैं, वो तुम कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। और ये आइसर का लाइफ आइसर में तो ख़त्म नहीं हो रहा है, जो हमें हमारे अंदर जो नींव बोई जा रही है अभी, वो आगे PhD करना है और आगे रिसर्च उस फील्ड को और ज़्यादा डेवलप करना है। उसके लिए अगर आपकी खुद से अंदर से अगर इंटरेस्ट नहीं है, अर्ज नहीं है, तो तुम शायद नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए एक मोटिवेशन इंट्रिंसिक होना चाहिए, एक्सटर्नल चीजों को देख के नहीं आना है। लेकिन फैसिलिटीज सारी मिलेंगी, बहुत कुछ मिलेगा, टॉप साइंटिस्ट लैब सब कुछ मिलेंगे, लेकिन पढ़ना तुम्हें है। वही एग्जैक्टली, मतलब जो लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ डिग्री ले लेंगे, प्लेसमेंट लग जाएगी, डिग्री ले लेंगे, बस उनके लिए नहीं है आइसर, उनको नहीं आना चाहिए। अंदर से इंटरेस्ट है और तुम्हें मोटिवेशन है आगे परस्यू करने की, तो तभी आना चाहिए। और तब हो भी जाएगा, सब हो भी जाएगा। अगर वो प्लेसमेंट के लिए आओगे, पढ़ो लिखोगे नहीं, मोटिवेशन नहीं। अब बताओ कि अपॉर्चुनिटीज क्या है, इन लोग अभी टॉप आइजर में हो, राइट, सीनियर्स को भी देख रहे हो, कौन कौन से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में रिसर्च कर रहे हैं, क्या स्टाइपेंड उनको मिलता है, ये जो पूछते होगे कितना खर्चा आ रहा है, ये बता दो ब्रीफली। तो जैसे अभी तो आइसर पुणे में एटलीस्ट ये ऑप्शन है कि तुम अपना 5th ईयर जो MS थीसिस है वो इंडिया में क्या अब्रॉड में कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो। तो जिसको यहाँ पे करना है वो यहाँ कर सकता है, किसी को बाहर जाना है, इंडिया में और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, IITs है, दूसरे आइसर्स है, ISCs है और ISC है, वहाँ से तुम मास्टर थीसिस कर सकते हो, या फिर तुम बाहर भी जा सकते हो। जैसे हमारे बहुत सारे बैचमेट्स, क्योंकि आइसर्स के साथ मैक्स प्लैंक यूनिवर्सिटी, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जो कि जर्मनी में है, उनके साथ एक स्पेशल टाई अप है, कोलैबोरेशन है। सेम गोज विद स्टावर्स मेडिकल स्कूल ऐसे करके है, वहाँ पे भी लगभग 10 लोग जा रहे हैं हमारे बैच से, वो स्पेशली बायो के लिए है। और मैक्स प्लैंक जो कि है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के लिए है, और बहुत अच्छी स्टाइपेंड है। मेरे दोस्त को पर मंथ लगभग शायद $4,000 मिल रहे हैं, जो स्टावर्स जा रहे हैं, US जा रहे हैं। हाँ 4,000, that's like 3,20,000 उससे भी ज़्यादा शायद पर मंथ। रहने वहने का तो आराम से। हाँ यस, आराम से। 1 लाख रहना हुआ, 1 लाख खाना हुआ, 1,20,000 तो 75 से बेच रहे हैं, राइट। मतलब $1,000 गया, $2,000 गया, बट $2,200 फिर भी बचा है। एग्जैक्टली। तो वो भी 4th ईयर स्टूडेंट है आइजर। हाँ, वो 5th ईयर उधर से करेगा। और फिर PhD का भी बहुत अच्छा चांस होता है, PhD के, क्योंकि इसी लैब में वो कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर एक और है कि उसको जो वो एक्सपोजर मिला, उसके वहाँ जाके वो 4 और सीनियर से वहाँ के जो PhDs हैं उनसे बात कर सकता है,
उनके नेटवर्क, उनके कनेक्शंस लगा के वो शायद और भी बेटर जगह आगे अपना पीएचडी परस्यू कर सकते हैं। और पब्लिकेशन वगैरह हो गया तब तो मजे हाँ, तब तो और कोई दिक्कत की बात नहीं। टॉप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। तुम लोग तो 4th ईयर में हो, अभी 5th ईयर के जो सीनियर्स हैं उनका कुछ पता होगा कहाँ नौकरी कौन लोग कर रहा है, प्लेसमेंट हुई या नहीं। जैसे हम तो 4th ईयर में, तो हमारे एक साल सीनियर जो है, जो मैथ्स और डेटा साइंस और ये एनालिस्ट ऐसे प्रोफाइल्स में उनकी 3 लोगों की जॉब लगी है बार्कलेस करके, बार्कलेस पुणे, वहाँ पे हमारे 2 साल सीनियर वो भी हैं, फिर अभी जो ये 1 साल सीनियर है वो भी उधर जा रहे हैं। 3 लोगों का हमें पता है, बाकी अभी तो टाइम है, शायद और भी न्यूज़ आएगी जो कि हमें पता चलेगी। तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों को प्लेसमेंट मिल रही है, लेकिन एक बहुत सफिशिएंट लोगों को मिल भी रही है। और एमबीए करने शायद चिराग, राइट? सो 2022 में ही आइसर पुणे से ही AAR1 आया था कैट का, तो ही वाज चिराग गुप्ता, 100% he got 100 percentile and AIR1 in CAT exam. He was from आइसर पुणे only. अभी कहाँ है? He is in IIM Bangalore. IIM Bangalore में MBA pursue कर रहा है. He is in second years, 23-24, हाँ MBA, हाँ उसके MBA हो चुकी है। ठीक है, बैंगलोर की बात तो आई एम बैंगलोर की बात नहीं कर गया। वही यार, लाइक यहाँ पे काफी अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। होपफुली लाइक तुम लोग आओगे तो डेटा साइंस डिपार्टमेंट और बड़ा होता जाएगा, तो प्लेसमेंट का हो सकता है परसेंटेज बढ़े, काफी बड़े। बट मेजॉरिटी जो बच्चे जाते हैं वो पीएचडीज की तरफ ही जाते हैं। तो इफ यू वांट टू जॉइन आइजर, क्लियरली प्लेसमेंट के बारे में सोच के तो मत आना। ऐसे मेजर चंक ऑफ पीपल गोज टू पीएचडी, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ बैच गोज टुवर्ड्स प्लेसमेंट्स एंड ऑल दैट। अच्छा, एक मुझे बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी चीज यहाँ के पता चली, जो इसीलिए पता चली कि मैं यहाँ आया, कि पहले जो परसेंटेज था लोगों का जो जेई नीट एस्पिरेंट थे, और आइजर बैकअप मान रहे थे, वो ज्यादा था। सेकेंड, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर में अभी बहुत लोग ऐसे आए हैं जो इंजीनियरिंग, आईआईटीज, एम्स को छोड़ के आए, which is a very good thing, right? And they are making informed decision. अभी तक जो लोगों को लगता है कि आप बैकअप ऑप्शन है, सबको नहीं आना चाहिए, या फिर लोगों को लगता है कि इसलिए आ गए हैं कि कुछ मिल नहीं रहा था, अब उल्टा हो रहा है, अब सब मिल रहा है तो छोड़ के आइजर आ रहे हैं, which is a very good step. मुझे बहुत अच्छा फील हुआ अभी जानने के बाद कि हर बैच में ये रेशियो इंक्रीज ही हो रहा है कि बाकी छोड़ के लोग आइजर आ रहे हैं। फाइनली क्या मैसेज देना चाहोगे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं आईआईटी के, आइजर के, रिसर्च के इन जनरल, तुम लोग का क्या मैसेज रहेगा? तो रिसर्च में अगर आना चाहते हो तो बहुत बढ़िया डिसीजन है, बस थोड़ा मेहनत वाला वो चीज़ अंदर होना तुम्हारे चाहिए। आगे जाके तुम्हें लाइक आइजर में अगर आगे तो तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ इंटरेक्शन करने को भी मिलता है, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ इंटरेक्शन करने को मिलता है, लाइफ अच्छी होती है इफ़ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट फील्ड। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत कुछ है, बस तुम्हें ऐसे अंदर वो एक मेहनत का कीड़ा होना चाहिए। सो आई होप गाइस इस पॉडकास्ट से आपको बहुत सारी इंसाइट मिली होगी। तुम लोग कोई बोलना है कुछ? बोल दो। तो जैसे क्या फाइनल मैसेज तो फाइनल मैसेज में ये देना चाहूंगा कि जिसको साइंस में इंटरेस्ट है, जिसको कोर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जो सब्जेक्ट्स अर्थ एंड क्लाइमेट साइंसेज, कि बहुत लोग ऐसे हैं क्योंकि इंडिया में बहुत कम ही जगह है जहाँ पे अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस करके कोई डिपार्टमेंट है, कोई डिग्री मिल रही है, रेयर है। मुझे तो नहीं लगता और कहीं है, शायद आईसेल्स की वजह से थोड़ा बहुत पॉपुलैरिटी मिल रहा है। इन चीजों में अगर अच्छा लगता है, ये चीज पढ़ना अच्छा लगता है, इनको कंटिन्यू करना, शायद तुम्हारे अंदर वो अर्ज है, शायद दिस इज द बेस्ट प्लेस दैट यू कैन कम। और अंदर वो स्ट्रगल, वो अंदर वो जज्बा तो रखना ही है कि मुझे कुछ करना है, अच्छे से चीजों को समझनी है, और सिर्फ एग्जाम निकालने में नहीं है। यहाँ पे आने के बाद तुम और अच्छे से चीजों को पढ़ पाओगे, सीख पाओगे, समझ पाओगे, आगे चल के कॉन्ट्रीब्यूट भी कर पाओगे। आई एग्री विद तुषार एंड अनिर्बन की, और ये पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि अगर तुम्हें, जैसे विवेक भैया ने भी बताया कि जेई नीट में कुछ नहीं मिल रहा है तो आइसर आ रहे हैं, और इन बैच ऑफ स्टूडेंट्स का रेशो कम हो रहा है। सो आई थिंक इस रेशो को और कम होना चाहिए। और अगर तुम्हें ये हो रहा है कि जेई नीट नहीं मिल रहा है तो आइसर आ जाए, तो प्लीज ऐसा मत करना। काफी लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं। तुम्हें जेन्युइन इंटरेस्ट है, मोटिवेशन है साइंस परस्यू करने की, तभी ज्वाइन करो। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है, काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, हर चीज का एक्सपोजर मिलता है। सो इट कैन बी अ बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ और द वर्स्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ।
एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, वो है कि 11th 12th में हमें लगता है कि कॉलेज घुसना ज्यादा मुश्किल है। अपेरेंटली ऐसा नहीं है, सबको लगता है कॉलेज में सर्वाइव करना ज्यादा आके सर्वाइव करना, एक अच्छी सीजीपीए रख के आगे चल के अच्छी प्लेसमेंट लेना, दैट इज इवन मोर डिफिकल्ट। सो कॉलेज में आके भी तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, तब भी करनी। अभी ऐसा लगता है 11th 12th बहुत मुश्किल है, लेकिन कॉलेज आके देखो शायद और भी मुश्किल है। तो वो सर्वाइवल और ज्यादा मुश्किल है, वो चीजें हमें अच्छे से करनी है। सो बच्चों, आई होप ये पॉडकास्ट आपको काफी वैल्यूएबल लगा होगा, मजा आया या नहीं कमेंट में जरूर बताना। कौन से वो क्वेश्चंस थे जिनसे आप बहुत ज्यादा रिलेट कर पाए, कौन सी वो स्टोरीज थी, तीनों बच्चों की पर्सनल स्टोरीज, जिन्होंने सेल्फ स्टडी की, वो पूरी कोचिंग ज्वाइन नहीं थी, इसकी मम्मी ने ढूंढ के आई यस फ्रॉम दिस लवर, राइट। तो कौन सी स्टोरी, कौन से पार्ट्स अच्छे लगे, तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, अगले वीडियो में। टिल देन keep working hard and see you at your dream institute. Jai Hind.